नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेस हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ उत्तराखंड के साहित्यकार लेकर आए हैं जो अमूमन हर परीक्षा में पूछा जाता है और विशेषकर एलटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए जो है इसमें ये सेशन रखा गया। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो उत्तराखंड के लेखक है उन पर चर्चा करने वाले कि उनकी जीवन चरित्र क्या है और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हुई है। जैसे तारादत्त गैरोला हो गया, जीवनानंद श्रीयाल हो गया और तोता कृष्ण गैरोला, अवोध बंधु हो गया और मोहनलाल नेगी। आज हम 5 लेखकों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए। हम संपूर्ण उत्तराखंड के जो लेखक है इनसे संबंधित जो बारीकी से हम इसके क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए चैनल पर बने रहे। नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा कमेंट करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। और बिना स्किप करे आप इनको देखिए, क्योंकि आपके लिए उत्तराखंड के अगर है तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तारादत्त गैरोला जी। इनकी जन्म की अगर बात करते हैं तारादत्त गैरोला, तो इनका जन्म जो है 1875 में हुआ टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, 1875 टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ और 1917 में राय बहादुर की पदवी से इन्हें विभूषित किया गया। यानी इनका कई बार क्या प्रश्न पूछा जाता है, राय बहादुर द्वारा रचित रचनाएं, तो राय बहादुर इनकी क्या है, एक पदवी इनको विभूषित से इनको किया गया। इनका जो है उपनाम समझे या इनको ये जो है पदवी दी गई। इनकी रचनाएं की अगर बात करते हैं तो सदैई गीत, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट यह मानी गई है। अति संवेदनशीलता काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जिसे दूर प्रवेश ब्याही एक पहाड़ी युवती का मार्मिक चित्रण है। यानी सदैई गीत में जो है इसमें जो लड़की है वो बहुत दूर उसका रिश्ता हो चुका है, यानी उसका ससुराल जो है वो बहुत दूर है और वो मायके के प्रति जो उसका भाव है वो इसमें निहित मार्मिक वर्णन इसमें किया गया। संपादित पुस्तकें की अगर बात करें तो हिमालयन फोकलोर इनकी ये रचनाएं है। और अनुवाद की अगर बात करते हैं, इन्होंने अनुवाद भी किया है कुछ साहित्यों का। दादू दयाल के पदों का सॉन्ग्स ऑफ दादू से है, इन्होंने इसका जो है हिंदी अनुवाद किया। ठीक है, कविता संग्रह की बात करते हैं तो कविता संग्रह में गढ़वाली कवितावली संपादन, यानी गढ़वाली कवितावली इन्होंने लिखी, इनका संपादन इन्होंने किया। 1950 में इन्होंने गढ़वाल यूनियन की स्थापना की है और 28 मई 1940 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे किससे संबंधित, ये तारादत्त गैरोला से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी सदैई गीत आपको याद रखना होगा और ये भी याद रखना होगा कि इनको किस पदवी से विभूषित किया गया, यानी राय बहादुर पदवी से इनको विभूषित किया गया। हिमालयन फोकलोर इनकी संपादित पुस्तक है और इन्होंने अनुवाद भी किया है सॉन्ग्स ऑफ दादू, यानी दादू दयाल के पदों का इन्होंने किया है। गढ़वाली कवितावली का संपादन इन्होंने किया है। गढ़वाल यूनियन की इन्होंने स्थापना की थी 1950 में और 28 मई 1940 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे तारादत्त गैरोला से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट। और दूसरे नंबर पर चलते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे जीवानंद श्रीयाल जी। चलिए इनकी जीवन चरित्र पर बात करते हैं और परीक्षा के लिए कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नहीं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो है कंटिन्यू जो है हम उत्तराखंड से संबंधित जितने भी लेखक साहित्यकार हुए हैं उन सब की रचनाएं हम आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देने वाले हैं और वो आपको यह मिलने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमने अपनी तैयारी के लिए करा हुआ है वही हम आपको दे रहे हैं। तो जन्म की बात करते हैं जीवानंद जी की। 1924 में इनका जन्म हुआ उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल यानी जखनियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के जखनियाली गांव में इनका जन्म हुआ। मृत्यु की बात करते हैं 10 मार्च 2004 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और अब बात करते हैं प्रथम कविता, तो प्रथम कविता थी इनकी कथा व्यथा। कथा व्यथा यानी कथा व्यथा, अगर इसका व्यथा मतलब होता है जो पहाड़ी भाषा में दुख। ठीक है, अपनी जो दर्द भरी जो दास्तान है यानी दुख भरे जो दिनों की वर्णन है वो इन्होंने इस कथा के माध्यम से इसको दिया है। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने पूर्ण कर दी थी। यानी कथा व्यथा जो संग्रह है
जो कविता है, इन्होंने 21 वर्ष की आयु में इसको लिखा था। ठीक है, तो ये सबसे कम आयु में लिखने वाले एक लेखक भी माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं की अगर बात करते हैं तो गंगा जमुना, गंगा जमुना हो गया, गंगा जमुना का मैथ बेटी, तो ये भी गढ़वाली कविता है। ठीक है, गंगा जमुना का मैथ बेटी। ठीक है, मैथ का मतलब होता है मायका, यानी लड़की का जहां मायका होता है वो मैथ हो गया। ठीक है, यानी गंगा जमुना जो है उस लड़की के मायके से बह रही है। ठीक है, दूसरा इन्होंने लिखा है गढ़ साहित्य सोपान। ठीक है, गढ़ होते थे, उपगढ़ हो गया जैसे, तो ये पहले राजाओं के समय में गढ़ हुआ करते थे, तो ऐसे गढ़ साहित्य इन्होंने लिखा हुआ है। मुंड निखोल, मुंड निखोल भी इन्होंने एक निखोल, मुंड निखोल भी इनकी एक रचना है। तीन इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है, प्रमुख रचनाएं। तो मुंड निखोल का मतलब हो गया, मुंड का कहते हैं सर को, ठीक है, निखोल यानी मुंड को खोल देना, यानी सारे बाल जो है वो निकाल देना। ठीक है, तो ये मुंड निखोल तीन प्रसिद्ध रचनाएं, इनको आप याद कर लीजिए। और सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचनाएं है जो बार बार पूछी जाती है, डाली माटी। ठीक है, ये सुप्रसिद्ध रचना है, ये आईएमपी माना जाता है, यानी बार बार पूछा जाता है डाली माटी किसकी रचना है, तो ये रचना है जीवानंद जी की। ठीक है, डाली माटी का, डाली को, पेड़ को डाली कहते हैं और माटी मतलब हमारी मिट्टी जिसमें हमने जन्म लिया है। अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो है कुल 200 से अधिक कविताओं का संकलन किया है। अगर हम बात करें इनकी रचनाओं की तो इन्होंने 200 से अधिक कविताओं का संकलन किया है, इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप बस इतना ही पढ़ी इनके बारे में, क्योंकि हमने ये देखा है कि बार बार इन चीजों को पूछा गया है। वैसे इनका जीवन चरित्र जो विशाल है, विस्तृत है, तो आपको उतना विस्तृत नहीं पढ़ना, आपने उतना ही पढ़ना है जितना कि आपको पूछा जाता है, जितना पेपर में पूछा जाता है, फालतू नहीं पढ़ना। हाँ, आप उनका जीवन चरित्र पूरा पढ़ सकते हैं जब केवल जानकारी के लिए, लेकिन परीक्षा के लेवल से अनुसार आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में इस लेवल के बाहर नहीं पूछा जाता। अगर आप इतना भी याद करते हैं तो आप समझिए कि आपको जो उत्तराखंड से संबंधित, जो लेखक से संबंधित जो रचनाएं पूछी जाती है उनके बारे में, तो आपका प्रश्न खाली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कभी समय लगेगा तो आपको इसको विस्तृत रूप से भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम लेवल के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं जितना पेपर में पूछा जाना है। आगे बात करते हैं अन्य साहित्य की, तो गंगा जमुना का मैथ बेटी बटेट। ठीक है, ये भी गंगा जमुना का मैथ अन्य साहित्य इनका था ही। और गढ़ साहित्य सोपान 1 2 3, इन्होंने 3 भागों में इसको लिखा हुआ है। ठीक है, गंगा जमुना का मैथ बेटी या बटे, ये इनका था। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर तोता कृष्ण गैरोला। अब तोता कृष्ण गैरोला की बात करते हैं। अब तक हमने 2 रचनाओं पर, रचनाकारों तारादत्त गैरोला और जीवानंद श्रीयाल जी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं तोता कृष्ण गैरोला के बारे में। इनका भी संक्षिप्त चित्र परिचय जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बार बार पूछा जाता है। अगर बात करें इनके बारे में तो प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक है इन्होंने, ये जो है प्रथम गढ़वाली पद्य, इन्होंने जो है गढ़वाली कविता जो है सबसे पहले इन्होंने लिखी थी। ठीक है, पद्य मतलब काव्य, यानी इन्होंने कविताएं लिखी थी और सबसे पहली कविता इन्होंने लिखी थी। जन्म की अगर बात करते हैं 1896। अब बात करते हैं तो कितना, लगभग जो है 188 साल हो चुके हैं। इनका जन्म तब हो चुका है, टेरी गढ़वाल के धूम गांव में इनका जन्म हुआ था। किसमें हुआ था, टेरी गढ़वाल के धूम गांव में इनका जन्म हुआ, और मृत्यु जो है 1991 में इनकी हुई थी। कुल मिलाकर जो है इन्होंने 97-98 साल का जीवन यापन किया है। प्रसिद्ध रचना की बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है और बार बार पूछा जाता है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक किसकी रचना है, तो तोता कृष्ण गैरोला की, याद कर लीजिए। रचना रंजत जो है ये भी बार बार पूछा जाता है, ये भी तोता कृष्ण गैरोला की। और तत्व घनानंद, तत्व घनानंद ये भी जो है बार बार पूछा जाता है, तोता कृष्ण गैरोला की रचनाएं। ठीक है, तो आईएमपी माना जाता है। इनको आप बस इतना ही रट लीजिए। और आज हम 5 लेखकों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे करके हम जितने भी लेखक हुए हैं, कुल मिलाकर के 35 से 40 लेखक हुए हैं, सबका चित्रण हम आपको इसी प्लेटफॉर्म में देने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छूट गया है आप कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि दूसरों को भी इसका फायदा हो सके। बात करते हैं चौथे नंबर पे अबोध बंधु। बार बार पूछा जाता है अबोध बंधु से संबंध। अगर इनका मूल नाम की बात करें
तो इनका मूल नाम है नागेंद्र प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, कई बार क्या आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि नागेंद्र प्रसाद बहुगुणा जी की रचना कौन सी है, तो हमने याद किया हुआ अबोध बंधु। तो ये भी याद रखना कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों नाम एक ही है। जन्म की बात करते हैं तो 1927 पौड़ी गढ़वाल झाला गांव में इनका जन्म आता है। पौड़ी गढ़वाल के झाला गांव में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, प्रसिद्ध रचना की बात करते हैं तो भूमियाल बार बार पूछा जाता है, भूमियाल किसकी रचना है। ठीक है, ऑप्शन में अगर नागेंद्र प्रसाद दिया हुआ है और अन्य लेखकों के नाम दिए हुए तो हम ये जानते हैं कि हमने तो अबोध बंधु सुना था। तो कुल मिलाकर के दोनों नाम आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। भूमियाल हो गया, ये अबोध बंधु की है। तिड़का हो गया, अबोध बंधु की है। रण भंडार हो गया, अबोध बंधु की है। दग्ध हृदय हो गया, अबोध बंधु की है। कर्णखिला हो गया, अबोध बंधु की है। अरण्य रोधन हो गया, अबोध बंधु की। अरण्य रोधक मतलब जंगल के बारे में चित्रण इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। माई को लाल, माई को लाल गढ़वाली भाषा में लिखा गया है। तो यह माई को लाल भी जो है विशेष रचना है, इस नाटक है, ये भी आप देख लीजिए। अंतिम गढ़ की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जन्म जो है 1917 यानी राजाओं के समय हुआ था, तो अंतिम गढ़ भी इन्होंने रचना है। चक्रवाल, चक्रवाल जो है ये भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। गांव की हरियाली, ठीक है, और डूबता हुआ गांव, ये भी इन्होंने इसका चित्रण किया हुआ है। ठीक है, अगर बात करते हैं उपन्यास की, भुगत्यु भविष्य, भुगत्यु भविष्य इनका जो है एक उपन्यास है। लोक कथा की बात करते हैं, लंगड़ी बकरी, लंगड़ी बकरी का इन्होंने जो है लोक कथा लिखी हुई है। कहानी संग्रह की बात करते हैं, रगड़वात, रगड़वात इनका जो है ये कहानी संग्रह है, ये गढ़वाली भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये याद रख लीजिए, अबोध बंधु जो मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं, इनको आपको याद रखना ही होगा। अगर संपादन की बात करते हैं, गाढ़ भेंटिक गंगा, भेंटिक का मतलब होता है भेंटना। ठीक है, गाढ़ जो है वो गंगा से उसका मिलन हो रहा है। गाढ़ का मतलब होता है जो गंगा की सहायक नदियां होती है, छोटी छोटी जो नाले के रूप लेते हैं, तो वो भेंट उनकी कहां पर होती है, तो इसके बारे में बताया। यानी गंगा का उद्भव कहां से हो रहा है, देवप्रयाग से हो रहा है। तो उसमें न जाने कितने गंगाओं का मिलन हुआ है। जैसे अलकनंदा की हम बात करते तो उस अलकनंदा में न जाने कितनी नदियों का संगम, कितनी नदियां जो है वहां जो उसमें मिलती है, तो ये तो भेंट उनकी होती है। ठीक है, इसका इन्होंने चित्रण किया है। शैलवाणी भी इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। भूमियाल इनका प्रमुख काव्य है, भूमियाल जो है प्रमुख काव्य है। इनमें कुल 15 सर्ग है। अगर बात करते हैं कि भूमियाल में कितने सर्ग है, ऑप्शन दिया है 15, 17, 20, 5, तो इन्होंने इसमें 15 सर्ग जो है इन्होंने भूमियाल में लिखे गए। ठीक है, कविता संग्रह की बात करते हैं, शैलोदय, शैलोदय है इनकी प्रसिद्ध रचना, कविता संग्रह रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कि ये अबोध बंधु के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चित्रण है, ये बार बार पूछे जाते हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर, मोहनलाल नेगी। मोहनलाल नेगी के बारे में अगर चित्रण इनका करें तो इनके इन्होंने बहुत विशाल साहित्य लिखा हुआ है, लेकिन हमने उतना ही पढ़ा जितना पेपर में पूछा जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ है, नमक सत्याग्रह के दौरान जैसे। ठीक है, तो उस समय इनका जन्म हुआ। बेलग्राम टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। मृत्यु की बात करते हैं, 26 अक्टूबर 2020 को इनका जन्म हुआ, यानी कोरोना काल में इनका जो कोरोना बीमारी से इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, 2020 में। बात करते हैं प्रसिद्ध कहानी, तो प्रसिद्ध कहानी इनकी जोनी पर छापू किले, जोनी पर छापू किले। ठीक है, जोन का मतलब हो गया चंद्रमा, चंद्रमा पे जो दाग है उसके बारे में उन्होंने गढ़वाली भाषा में इनका चित्रण किया, यानी जोनी पर छापू किले, यानी जोन जो चंद्रमा है उस पर दाग क्यों है। बुरांस की पीड़, बुरांस जो है हमारा राजा वृक्ष है। बुरांस की पीड़ा के बारे में चित्रण क्या है, इनमें कुल जो है 10-10 कहानियां हैं। ठीक है, बुरांस की पीड़ा में जो 10-10 कहानियों का इसमें संकलन है। उपन्यास की बात करते हैं, सुनैना, सुनैना नाम का उपन्यास इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, संस्मरण भी इन्होंने लिखा हुआ है, यादों की गलियां, ये इनका प्रमुख संस्मरण है, ये भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए।
और 2019 में जो है डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति अक्षर साहित्य सम्मान इसको इनको दिया गया था। और हिंदी कहानी भी इन्होंने लिखी हुई है, टिहरी के घंटाघर की कहानी उसी की जुबानी। यानी टिहरी जो है 2019 में इन्होंने लिखा है टिहरी के घंटाघर की कहानी, क्योंकि इनका जन्म जो है 1930 के लगभग है। ये पुरानी टिहरी इन्होंने जो देखी हुई है, उन्होंने विचरण भी किया होगा, घूमे होंगे, ठीक है। उसकी उनकी याद जो उस टिहरी की, पुरानी टिहरी की जो याद इनके मन में बसी हुई थी, जो पीड़ा उसके बारे में थी, वहां का घंटाघर हो गया, या वहां का जो पीपल का वृक्ष था विशाल, या राजा का दरबार था, ठीक है, या वहां की जो विशेष मिठाइयां थी, ठीक है, प्रसिद्ध, तो उनके बारे में कहीं ना कहीं इनकी पीड़ा होगी, और उनके बारे में उन्होंने चित्रण किया। घंटाघर की कहानी यानी उसी की जुबानी, यानी घंटाघर भी कुछ बोलता है। कई बार क्या होता है कि जो ऐसी चीजें होती है जो निर्जीव वस्तुएं होती है, वो भी सजीव चित्रण कहीं ना कहीं कर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बयां करते हैं। वो डूबते हुए घर और वो डूबते हुए खेत खलियान कहीं ना कुछ कहानी व्यक्त कर रहे होंगे। उसी के बारे में इन्होंने विस्तृत चित्रण, मार्मिक चित्रण किया हुआ है, क्योंकि उस पर जो है बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं। क्योंकि जब तक हम सुनते नहीं, जब तक हम चीजों को पढ़ते नहीं, तब तक हमारे जो भाव व्यक्त नहीं हो पाते। इसको पढ़ करके आपको जो टिहरी के जो पुराने लोग थे, ठीक है, तो उनके अंदर का जो घाव था वो अभी भी जिंदा है, जो वहां से जिनके अंदर वो पीड़ा बसाई हुई। तो कुल मिलाकर के आज हमने 5 लेखकों पर चित्रण किया है। इसके बारे में हम 5 और लाएंगे, और कुल मिलाकर के 35 से 40 लेखकों पर हम चर्चा करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए सेशन कैसा लगा वो भी अपनी विचार व्यक्त जरूर करें। कल भी मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।